हो जाता है कि ये जो है तीन तरह की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है ना। तीन तरह के आइडियोलॉजी को, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, गांधीयन आइडियोलॉजी, लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी, है ना। समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और प्रबुद्ध उदारवादी विचारधारा। ठीक है, ये साइड में लिख लेंगे कहीं पे नोट करके कि डीपीएसपी राज्य का नीति निरसक सिद्धांत, राज्य का नीति निरसक सिद्धांत तीन तरह की विचारधाराओं को, तीन तरह के विचारधाराओं को, तीन तरह की विचारधाराओं को अपने में शामिल करता है। थ्री टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी मेंशन इन डीपीएसपी, मेंशन इन डीपीएसपी। फॉर एग्जाम्पल, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा और उदार बौद्धिक विचारधारा, लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी, उदार बौद्धिक विचारधारा। हाँ, समाजवादी, गांधीवादी, उदार प्रबुद्धवादी। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि ये तीन तरह की जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी इसमें शामिल है। ठीक है, ओके। तो ये तीन तरह की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए, तो बाकी सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए थे, है ना। चलिए, आर्टिकल 36 क्या कहता है जी? हाँ, क्या कहता है? ग्राम पंचायत 36। नोट्सवा कहियो खोली हो घर पे? खोली हो? सच्ची की झूठी? हैं? खोले हैं तो क्या है? हैं? कंफ्यूज हो गए? खोले रहते तो कंफ्यूज नहीं ना होते जी। और थोड़ा देखे तो उसका मुंह कौन है वो पिछुआ जी, सबसे लास्ट में। हाँ, हेलो, बाद में लिखना। आर्टिकल 36 क्या है? राज्य की परिभाषा। गुड, बैठ जाइए। राज्य की परिभाषा। चलिए, आज आपका पहला क्लास है क्या? हाँ, कर रहे हैं ना क्लास? डीपीएसपी किया है ना पूरा? ठीक है, आर्टिकल 38 क्या है? देख लिया नीचे वहा? देख लिया ना? देखा ना? हाँ, तो बैठ जाओ तब। पागल। आप। आपको। आप बताइएगा, आर्टिकल 38 क्या है? हम्म लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी? हाँ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के द्वारा। ठीक, बैठ जी, बैठ जी। आप बताइएगा बगल में, आर्टिकल 37 क्या है? हाँ हाँ, आप ही को। नहीं नहीं, आप नहीं, आप बैठे बैठे। आपको। हाँ हाँ, आर्टिकल 37। हाँ हाँ, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो कैसे प्रवर्तनीय है? नैतिक रूप से बाध्य है। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, बताइएगा आर्टिकल 39 क्या है? हाँ, क्या है?
ये 39 है, 39 है ये। कल तुम ऐसा गया था ना, कल तुम ऐसा गया था ना, तो 20 से तो निकल गया। क्या बोले थे? डर लग गया था, डर लगा था तो निकल गया। आगे हल्का में ले लिया है, वेट करे चने का दिक्कत है। कैसे कौची सोच के निकल गया? तो बोलना चाहिए था ना कि सर ठीक है हम कल लिख के लेके आएंगे। लिख लाए हो आज? किसका कारण हो गया? घर का नंबर दियो ना मैनेजमेंट को, फोन करा के पूछे ना, फोन करवा के पूछे ना। है तो भाई जन बताएंगे ना कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अभी पूछवाते हैं। तो बोलते हैं बड़जैसी को, बोला बड़जैसी को थ्रो वहां से। फोन करवाए ना, फोन करवाए हैं। तुम जो कर रहे हैं ना उसका हम हेडमास्टर रह चुके हैं बहुत पहले, तब यहाँ तक पहुंचे, वहां से यहाँ ऐसे थोड़े पहुंच गए हैं। वहां क्या क्या होता है वो सब पता है, लेकिन ये सब नहीं करना है, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। पैसा देखना है हो जी, यहाँ पर पैसा लगा है, तो पैसा का कोई वैल्यू है कि नहीं? भाईजान पिताजी जो भी होंगे वो कमा के दिए होंगे ना, मेहनत से पैसा आया होगा, तो आया है तो उसका अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका जिम्मेदारी रखना है, लेके ले आना कल से, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, 39 है लीगल, जो लीगल एड दिया जाता है। और 39 क्या है? इक्वल इज फॉर इक्वल वर्क। गुड, बैठ जी। चलिए, हाँ अब बताना भाई। अब यहाँ नोट्स में खोले से ना हो तो कुछ घरे पे खोले पड़ता है। चलो बताओ, आर्टिकल 40 क्या है? गुड, बैठ जाओ। हाँ उनके आपके बगल में वो वाइट टी शर्ट। हाँ जी, खड़ा हो जी। हाँ, न्यू है, पहले क्लास है, कल क्लास किए थे। ठीक। आर्टिकल 48 क्या कहते हैं? आर्टिकल 48 कल वाला पढ़ाए थे ये। यहाँ रहम के करो पढ़ नहीं, कल वाला तो। हाँ, किसको? कलाई और पीठ, काची बोल रहा है जी? क्लाइमेट, क्लाइमेट बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कला। अच्छा, तो कला 48 में कहाँ है जी? वो तो 49 का मैटर चल गया। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, पढ़ के आना है ना। ठीक है, एडमिशन लिए हो कि नहीं लिए हो? एडमिशन लिए हो अभी? हाँ, तो इन्हें के लिए यहाँ तो पूछाइबो करता है तो डरे भाग लो। ये ये सब मैटर नहीं। जहाँ पूछाएगा, जहाँ पर नट पलटोगे वह ना बढ़िया रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना जी? आपसे पूछा जाना ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम है। बहुत आसान है क्या कि मैं क्लास शुरू कर दूं, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपके पास क्या जा रहा है, आपके पास वो आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, है ना? आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आप काम करेंगे तभी रिजल्ट होगा। यहाँ आके टहल के चल जाने से रिजल्ट नहीं होगा, आके लिख के चल जाने से भी रिजल्ट नहीं होगा, बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लेने से भी रिजल्ट नहीं होगा। आए हैं सपना लेकर के ना, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आइए तो ईमानदारी से जो काम आपको दिया जा रहा है उसको ठीक से करिए, ताकि उसमें कहीं दिक्कत कोई समस्या ना हो। चलिए, आपका फर्स्ट क्लास है क्या जी? फर्स्ट क्लास है, कल नहीं थे आप? ठीक। क्या नाम हुआ आपका? क्या? शिव दर्शन। क्या है शिव आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन? सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक, बैठ जी। आज वैसे नया चैप्टर ही स्टार्ट होगा, तो कोई सुविधा नहीं होगी। वैसे हमारे क्लास में कोई कहीं से भी घुसेगा, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी, है ना? वो मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए। हाँ जी, इधर। हाँ, आप बताइएगा। आप, हाँ आप ही को बोल रहे हैं। समझ पा रही है ना किसको? हाँ आपको। जी बिल्कुल, कल थी ना आप? ठीक है, तो बताइएगा आर्टिकल 41 क्या है? हाँ, किसमें? हाँ ठीक, विशेष परिस्थिति में लोक सहायता। हाँ आप बताइएगा 42 क्या है?
ठीक, बैठ जाइए। हैं? कुछ और पूछ लीजिए, अब क्या पूछ ले। बैठ जाइए, बाद में पूछ लेंगे जब मन करेगा। हैं? हेलो। बंद करे पड़ता हो। हम्म। अब बताइएगा। आर्टिकल। हाँ, आप ही बताइए फिर, चलिए। आर्टिकल 46 क्या है? कल नहीं आए थे? तब तक खोल के देख रहे थे। बैठिए। उससे पहले आए थे? डीपीएसपी का कोई क्लास नहीं किए हैं? हैं? कौन, फर्स्ट वाला? सेकंड वाला किए थे? तब तो आर्टिकल 42 आप बता सकते हैं। आर्टिकल 42। कुछ तो लिखे होंगे ना, वही ना देख रहे थे? तो कल क्या देख रहे थे उसमें? अब बताइएगा। अब बताइए 49 क्या है? कल नहीं आए थे? आप बताइएगा। आपको आपको बगल में। हाँ। अब बताइएगा आर्टिकल 43 क्या है? हम्म। निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक, गुड, बैठ जी। हाँ, आप बताइएगा। आर्टिकल 42 क्या है? ठीक, गुड, बैठ जाइए। हाँ। आप फर्स्ट क्लास है? क्लास किए हैं ना? अरे हाँ, तो हाँ किया ना। हाँ, बताइए। आर्टिकल 45 क्या है? हम्म। ठीक, बैठ जाइए। हम्म। आप बताइएगा। आर्टिकल 46 क्या है? बैठ जाइए। नहीं याद है। 46 क्या है? हम्म। गुड, बैठ जाइए। आप बताइएगा। 47। आर्टिकल 47 क्या है? हम्म। हम्म। बोलिए बोलिए। बोलिए ना जी। हाँ बोलिए, हमें नहीं आते कितना का, हमारा देखिए कि वो भुला जाता है। देखो, पहला बैच में एक लड़का था ऊपर, मैंने मॉर्निंग बैच में, वो कहता था कि आप लोग जानते होंगे ना जी उसको, जो आता है आपका फ्रेंड है ना, कि सर हमको याद सब है, लेकिन आप जब पूछते हैं ना तो हमारा सब भुला जाते हैं। यानी ये पगला, ये कोई बात हुआ? जब याद है तब बोलना ना है जी। हाँ। हाँ। हम्म। लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। रोक। ठीक, बैठ जाइए। आप बताइएगा। आर्टिकल 49 क्या है? नहीं याद है? बैठ जाइए। आप बताइए 49 क्या है? 49 है ये। बैठ जाइए। हाँ। चलिए, बैठ जाइए। हाँ। अभी पढ़ने से कोई फायदा है? आप ही बताइए। हाँ, तुम्हें क्यों कह रहे हैं ब्लैक टी शर्ट? हम्म। आर्टिकल 50 क्या है? क्या क्या न्यायपालिका वगैरह क्या? न्यायपालिका और कार्यपालिका का क्या? पृथक्करण। ठीक। हाँ, आप बताइएगा। हाँ, आप बताइएगा। आर्टिकल 44। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से कानून आएंगे? हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। ठीक, बैठ जाइए। गुड। आप बताइएगा। आप क्यों कह रहे हैं? आर्टिकल 51 क्या है?
बैठ जाइए, आप बताइए। 51 बताइए क्या है। बैठ जाइए, आप बताइए। हम्म। हम्म। उसका सम्मान करेगा, ठीक। बैठ जाइए। आप बताइएगा। आप। हम्म। बताएंगे कि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ये किसने कहा है? बैठ जाइए। किसने कहा है? गुड। बी आर अम्बेडकर ने कहा है, ठीक। आप बताइएगा। हम्म, आप बताइएगा कि डीपीएसपी को भविष्य में भुगतान किया जाने वाला चेक किसने कहा? गुड, बैठ जाइए। आप बताइएगा। डीपीएसपी कौन सा लोकतंत्र स्थापित करता है देश में? अभी हम सवाल ये पूछे थे कि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करता किसने कहा था, उसी को आपसे पूछ दिए कि कौन सा स्थापित करता, तो समझ में नहीं आ रहा है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, इसका यूज करना है ना। बैठ जाइए। हम्म। घरे पढ़ना, घरे पढ़ल जाता है ये सब। चलो। देखिए आर्टिकल 48A क्या कहता है, अनुच्छेद 48 क। हम्म। बिल्कुल, गुड। गुड। बैठ जी। हम्म। अब बताइएगा। आर्टिकल 48 क्या कहता है? रिवीजन नहीं की? बैठ जाओ। हम्म। आर्टिकल 48 क्या कहता है? बैठ जाओ। 48 क्या है? हम्म। ठीक, बैठ जाइए। अब बताइएगा। आर्टिकल 47 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप दो तीन एग्जाम्पल बताइए कि सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है 47 के लिए। 47 के लिए चला रही है। 47 पूछ रहा हूँ मैं, तो एक बार थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। हाँ, ठीक है। हम्म। 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 लोक स्वास्थ्य के लिए। हम्म। हम्म। ठीक। ठीक, बैठ जाइए। हाँ, अब बताइएगा पीछे। बताइए आर्टिकल 43A क्या है? अब बताइए 43A क्या, बैठ जाइए। हैं? क्या है? 43A, 43 क पूछ रहे हैं। बैठ जाइए। 43A, इन मैनेजमेंट। गुड। ठीक, बैठ जाइए। चलिए। बहुत से लोगों ने जवाब दिए और बहुत से लोगों ने नहीं दिए, है ना। और ये पूछने का मोटिव पर्पस सब इतना है कि आप देख लीजिए, अपनी स्थिति स्वयं भांपिए। आ पढ़िए घर पर। 2 घंटा का 3 घंटा का यहाँ के पढ़ाई से कुछ नहीं होने जाने को है। यहाँ पढ़ लीजिएगा, कॉपी नोट्स भर जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेकिन इससे होने जाने को कुछ नहीं है। ये होने जाएगा तब जब आपको सभी बात याद हो जाए, जब आपके पास लॉजिक्स आ जाए, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, है ना। ये और ये तब होगा जब आप यहाँ से पढ़ के गए हैं 2 घंटा 3 घंटा, और उस पर आप घर में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ ले। रोज का रिवीजन रोज करिए, इससे आपको बर्डन नहीं होगा। और एग्जाम टाइम आपको केवल उन्हीं सब्जेक्ट को रिवीजन करना रह जाएगा जो कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी जो कंप्लीट होया रहेगा उसका रिवीजन होता रहेगा। एज अ स्टूडेंट हम लोग को इस बात की हमेशा चिंता रहती है कि हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, लेकिन इस बात की चिंता हम कदापि नहीं करते हैं कि हम अपने स्तर पे सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हैं ना। संस्था का तो जिम्मेवारी है, वो तो करेगा ही कंप्लीट।
एंड ये किन प्रकार वो करेगा, है ना। इससे नहीं होगा तो हो सकता है बाद में आपको 5 घंटे 6 घंटे की क्लास लगा करके कंप्लीट तो हम करा ही देंगे, लेकिन आप अपने स्तर पर कब कंप्लीट करिएगा ये जरूर मूल्यांकन कीजिएगा कि आप स्वयं के स्तर पर कि क्या अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई हो गई हैं उसमें आपका पोजीशन क्या है, क्या उसमें से कोई सवाल पूछा जाए तो आपसे गलती नहीं होगी, क्या आप उसको कवर कर चुके हैं। तो स्वयं का मूल्यांकन भी करते रहना है और स्वयं का मूल्यांकन चेक एंड बैलेंस करते हुए चलिएगा तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। और इससे ही आपका रिजल्ट होगा और इसीलिए शायद आप यहाँ आए हैं अपने माता पिता के सपनों को लेकर के, इसलिए उस जिम्मेवारी को समझिएगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिएगा कि जब आप घर से निकलते हैं पढ़ने आने के लिए तो भले माता पिता भाई बंधु को ये कहता नहीं होगा आपसे कि आप रिजल्ट लेके आना, लेकिन उनको उम्मीद इस बात की जरूर होगी कि आप एक दिन उनको रिजल्ट देंगे। तो रिजल्ट आप तभी देंगे जब आप याद करेंगे बातों को, बात याद नहीं होगा आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला अपना शुरू करते हैं चैप्टर मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। हेडिंग बना लेंगे सब लोग, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपको पार्ट 4A में है और इसका आर्टिकल है 51A, ठीक है। क्या अब ये फेबियन समाजवाद बताएंगे बाद में आपको, यहाँ पे फेबियन का बात हुआ है नहीं हुआ ना, जब करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। हैं क्या पार्ट 4 फेबियन समाजवाद मुख्य तौर पे मैंने एक बार बताया एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ मामला है। एनी बेसेंट जब आई थी वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री में बात करिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो पॉलिटी छूट जाएगा, ऐसे जानना है तो मैंने कुछ कल तो किस लोग को बताया था, आपने पूछा था क्लास के बाद, मैंने बताया था कि फेबियन समाजवाद क्या होता है। आइए तो मूल कर्तव्य समझिए कि ये क्या है। अब पहला बात तो ये समझ लीजिए कि मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब मूल कर्तव्य भारत के संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य को बाहर से ऐड किया गया, बाद में ऐड किया गया, है ना। तो मूल कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, लिखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, fundamental duty added in Indian Constitution after the recommendation of Sardar Swarn Singh Committee. After the recommendation of Sardar Swarn Singh Samiti under the government इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। फिर लेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। उससे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। तो अब समझ रहे हैं कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। 1976 में इंदिरा जी जब देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वां संविधान संशोधन करके मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और यह जो मूल कर्तव्य है ये भारत के संविधान में रसिया से लिया गया, ठीक है। इट वॉज टेकन फ्रॉम रसा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये रसिया से लिया गया। और
रसिया ने इसको जापान से लिया था। रसिया ने इसको जापान से लिया था, हमने कहां से लिया था? वी आर इट्स टेकिंग फ्रॉम रसिया। ठीक है, अब देखिए, तो ये मूल कर्तव्य जो लिया गया, तो मूल कर्तव्य का देखिए, मूल संविधान में नहीं था, ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। कभी कभी कूट उट में क्वेश्चन बनता है, तो कुछ क्वेश्चन में एक्सट्रीम लाइन लिखा जाता है, हाँ, जैसे लिख देगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या इतनी थी। ठीक है, अब आप सीधे पढ़ लेंगे, अमूल कर्तव्य तो है ही, तो आप उसको सही भी मान लेंगे, लेकिन वो क्या लिख रहा है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या, तो मूल संविधान में तो था ही नहीं, तो एक भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक फॉर्मूला इसलिए ध्यान रखना होगा, 0 + 10 + 1 टोटल 11। 12 कैसे हो लो, है ना, 0 + 10 + 1। ठीक है, मतलब 0 का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी, एक भी नहीं था ही नहीं, है ना। आज सीधे जब जुड़ा तो 10 को जुड़ा, यानी कि 1976 में जब मूल कर्तव्य भारत के संविधान में जुड़ा तो कितना जुड़ा? 10 जुड़ा, है ना। तब इसमें सीधे कितने जुड़ गए? 10 जुड़ गए। आइए 10 कैसे जुड़ा? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो 10 मूल कर्तव्य एक ही साथ जोड़े गए भारत के संविधान में, वो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्लियर है। और ये जो एक मूल कर्तव्य है ये जुड़ा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी कि 10 गो मूल कर्तव्य जुड़ा 1976 में, एक गो मूल कर्तव्य जुड़ा 2003 में, तो टोटल वर्तमान में कितना हो गया? 11। अगर आपसे पूछा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11, तो इसमें सबसे पहले कितना जुड़ा? 10। कब जुड़ा? 1976 में। और किस संविधान संशोधन से? 42वां संविधान। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। किसने सिफारिश किया था? सरदार स्वर्ण सिंह ने। ठीक है, तो इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। और ये एक जो ऐड हुआ ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हुआ। तो 2003 में देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी थे। मनमोहन सिंह 2004 में आए, है ना। यही तो 3 के बाद अब यही कुछ लोग आलोचक कह रहे हैं कि अभी जैसे मोदी जी को फील गुड हो रहा है कि 400 पार कहीं समझे मैटर गड़बड़ा जाए, है ना। क्योंकि ऐसे ही अटल जी को 2004 में लग रहा था, फील गुड हो रहा था अटल जी को कि एकदम मतलब नहीं, उस समय कुछ एक मतलब गीत भी आया था उस टाइम में, है ना, साइनिंग इंडिया, फील गुड हो रहा था। ठीक है, तो उनको लगा कि यार इंडिया में फील गुड हो रहा है। फील गुड मतलब कि सब लोग अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं, है ना। साइन इंडिया, इंडिया जो है सो साइन कर रहा है, एकदम क्रीम पाउडर लगा के एकदम चमक रहा है। तो सोचे कि यही इसी फीलिंग में हम क्या करते हैं कि चुनाव करा देते हैं ताकि हमारा 5 साल और सिक्योर हो जाए। तो अटल जी का कार्यकाल अभी 6 महीना और बचा हुआ था। तो आनन फानन में तत्कालीन राष्ट्रपति को सिफारिश कर दिए, अपने राष्ट्रपति थे कलाम साहब। कलाम साहब को ये बनाए थे, अटल जी बनाए थे। तो कलाम साहब को कहा कि कलाम साहब आप हमको सरकार बर्खास्त कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन को आदेश दीजिए कि चुनाव की तैयारी करे। 6 महीना टाइम बचा हुआ था, इन्होंने बर्खास्त कर दिया सरकार को। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया और चुनाव का रिजल्ट ये हुआ कि यूपीए का सरकार आ गया, एनडीए की सरकार चली गई। अब मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में सब हो जाता है। मोदी जी के पास प्रचंड बहुमत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अभी तक तो नहीं आए हैं कि समय से पहले करा ले। अपना पूरा 5 साल का अपना इस्तेमाल किए हैं और फिर अगला 5 साल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। खैर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूल जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। मूल कर्तव्यों की संख्या सीधे 10 हुई और वो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। और एक मूल कर्तव्य 2003 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात। अब आप देखिए कि यह मूल कर्तव्य जो है इसमें आर्टिकल, ये आप देखेंगे कि आर्टिकल एक ही जुड़ा, वो है आर्टिकल 51A। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या तो आपको 11 हो गई, लेकिन अगर आप उससे पूछा जाएगा कि कितना अनुच्छेद जुड़ा है
तो अनुच्छेद एक ही जुड़ा है, और वो है अनुच्छेद 51A, क्योंकि 51 में तो डीपीएसपी है। 51A 51A जो है वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है। इस 51A में ही 11 फंडामेंटल ड्यूटी का चर्चा है। ठीक है, तो आर्टिकल इससे एक ही जुड़ा है, वो है 51A 51A। ठीक है, और इसमें के गो है मूल कर्तव्य? 11 गो। जब जुड़ा था तब 10 गो था, अभी हो गया है 11 गो। क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इससे एक भाग भी जुड़ा है, एक पार्ट भी जुड़ा है, और वो पार्ट है पार्ट 4A, क्योंकि पार्ट 4 डीपीएसपी है, अब पार्ट 4A मूल कर्तव्य है ना। तो भाग 4 डीपीएसपी, अब भाग 4 का मूल कर्तव्य। क्लियर है? तो और ये सब जुड़ा है किससे? 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, और ये टोटल जो है हो गया है, सो हो गया है 11। अब मसला ये है कि मूल कर्तव्य जो कि मूल संविधान में नहीं था, तो फिर इसको अलग से क्यों ऐड किया गया? इसकी क्या आवश्यकता महसूस हो गई? तो इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, 1971 में हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमने एक अलग देश बना दिया था बांग्लादेश, और इस बैटल में रसिया ने हमें सपोर्ट किया था। रसिया में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, क्योंकि इस समय बहुत सारे काम हुए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में पहली बार अमेंडमेंट हुआ। अब प्रियम्बल में भी एक वर्ड जुड़ा गया, समाजवाद, है ना, जो कि पहले से नहीं था, उसमें जो उस समय जोड़ा गया। जबकि समाजवादी लक्षण पहले से हमारे संविधान में था, लेकिन प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था, तो उसमें जोड़ा गया। तो कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिससे कि किसी को खुश करना था, यानी कि हमारा फ्रेंड था रसिया, तो रसिया को ने हमारी मदद की थी, क्योंकि 1971 के पाकिस्तान वॉर में अमेरिका आ गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से तो उसका दूसरा बेड़ा आया था, है ना। फिर दूसरा बेड़ा के बाद उसने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, और वो किसके लिए आया था? पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो भारत ने जाकर के रसिया से कहा, गोरबाचोव से, कि यार हमारी मदद करो, ऐसी दिक्कत है। तो रसिया था जो निस्वार्थता के साथ हमारी मदद के लिए आया, और उसने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। 7वां बेड़ा के जवाब में 40वां बेड़ा जो है वो हिंद महासागर में आके खड़ा हो गया। उधर ही रसिया का बेड़ा जो है सो जा रहा था। तो रसिया ने जब देखा कि 40वां बेड़ा तो इतना ना बड़ा था कि डूब जाता उसके सामने, मतलब उसको पता नहीं चलता ये कहाँ है। तो अब भारत का ऐसा ऐसा एक आध सब सिस्टम सब है ना कि एकदम जबरदस्त है। अमेरिका को भारत के पनडुब्बी को, उसको पता चला कि भारत में को पनडुब्बी बहुत जबरदस्त है, उसको खोजना है, तो खोजने के लिए उसको छोड़ दिया चारों तरफ। अब खोजते गया, कहीं पकड़े नहीं किया। मालूम चला बाद में भारत सरकार से पूछा कि यार आप लोग क्या किए थे, कहाँ छिपा दिए थे? बोला कहीं नहीं, आपका जहां पनिया में चल रहा था उसका नीचे ही हमारा था। जहां जहां अमेरिका का जा रहा था ना, तो भारत का एकदम एकदम उसी को मिलाकर नीचे, मैंने उसी के नीचे भारत का चल रहा था, और पूरा घूम दिया, कहीं भेटे भी नहीं किया। तो बोला ये भारत का टेक्नोलॉजी। समस्या में संभावना तलाश लेते हैं हम लोग, है ना। ये नहीं कि भाग रहे कहीं, जहां जहां अमेरिका वाला जा रहा है उसके नीचे एकदम आराम से जा रहे हैं। उस साइड में देख रहा, नीचे दिख ही नहीं रहा है कि नीचे मेरे नीचे भी कोई जो है वो जल डूबी जा रही है ना, पनडुब्बी उसमें डूबी हुई है, उसको पता नहीं चल रहा है कि चल रहा है, वो एकदम उसका लेंथ मिला करके चल रहा था। इसका 7वां बेड़ा सामने था, और उसके बाद 40वां बेड़ा आ गया। तो जैसे ही रसिया को, उसमें रसिया था, मैंने सोवियत संघ का बहुत पावरफुल था, अमेरिका भी उससे डरता था। तो वो जैसे देखा कि 40वां बेड़ा आ गया, तो बोला अरे आप यहाँ क्या करने आ गए? तो रसिया बोला कि हम आ गए, हमारा तो क्षेत्र है ही, हम तो सोवियत संघ है, हमारा कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है, कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, तो हमारी तो आजादी, हम तो इधर घूम ही सकते हैं। आप ना बताइए कि विदेशी आदमी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बताइए। तो बोला कोई नहीं, हम तो ऐसे ही हिंद महासागर का मुआयना करने आए थे। बोला कोई नहीं, मुआयना कर लिए तो जाइए अब यहाँ से। तो बोला कि थोड़ा देखते हैं इधर एशिया में हलचल चल रहा है। तो बोला एशिया का अपना इंटरनल मैटर है, एशिया के हलचल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, और यदि एशिया के हलचल में आपने इंटरफेयर किया तो फिर आपके साथ साथ हमारा 40वां बेड़ा चल ही रहा है, उधर एशिया में युद्ध हो रहा है, इधर इधर यूरोप में हो जाएगा, आप अपना देख लीजिए क्या करना है। जैसे वो देखा कि रसिया आ गया, बस वहां से घुमा करके 7वां बेड़ा वापस अमेरिका चला गया, और इधर आया ही नहीं, और भारत अपना वॉर जीत गया। तो ऐसे में हमने वो इंदिरा जी की जो गवर्नमेंट थी उनको खुश भी करना था, तो एक आध दो फीचर रसिया के केस से हमने अपने संविधान में ले लिया। एक तो समाजवादी बात ले ली, मूल कर्तव्य को लिया, और मूल कर्तव्य को लेने का थॉट्स ये दिया गया, यदि मूल अधिकार है तो मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। नागरिकों को अधिकार दिया गया है तो उनको कर्तव्य भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य के बिना अधिकार वाला आदमी जो है वो गलत हो सकता है या वो गलत काम कर सकता है, इसलिए उसको कर्तव्य भी दीजिए। तो इसी पर एक कमेटी बनाई थी, गई थी सरदार सोन सिंह कमेटी, और इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि हाँ हम लोग को
इसको रखना चाहिए। तो इनके रिकमेंडेशन के बाद मैडम प्राइम मिनिस्टर ने 10 मूल अधिकार, ये मूल कर्तव्य जो है सो संविधान के अंदर में समाहित कर दिया, उसको रख दिया। फिर बाद में 1997 में 1997 में एक और कमीशन बना, उसका नाम था वर्मा समिति। वर्मा समिति। तो वर्मा समिति जो है, वर्मा समिति ने मूल अधिकार को लागू करने के संबंध में सिफारिश की, है ना, कि इसको बाध्यकारी बनाइए, इसको इंफोर्सेबल बनाइए। ठीक है, तो इसको लागू करने के संबंध में, लागू मतलब कि बाध्यकारी, इंफोर्सेबल, है ना। बाध्यकारी बनाने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए जी 1997 में वर्मा समिति ने इसको लागू करने के संबंध में सिफारिश की, इंफोर्स करने के संबंध में। ठीक है, अब एक सवाल आपसे ये पूछा सकता है कि भाई मूल कर्तव्य बाध्यकारी है कि नहीं है? कुछ बाध्यकारी है और कुछ नहीं है। और एक प्रश्न और आपसे ये पूछा सकता है कि कर्तव्य बाध्यकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर अगर कर्तव्य बाध्यकारी होना चाहिए तो फिर आप ये बताएं कि मूल अधिकार जो है, ये डीपीएसपी जो है, ये राज्य के लिए बाध्यकारी काहे नहीं किया गया? संसाधन नहीं था इसलिए। तो ये संसाधन नहीं था इसलिए बाध्यकारी कर दिया, मतलब बाध्यकारी नहीं किया। अभी आम जनता के पास पूरा संसाधन हो गया है। लेकिन कर्तव्य तो इंडिविजुअल मैटर होता है, तो इंडिविजुअल मैटर को लॉ लॉ के माध्यम से इंफोर्स कराने का क्या मतलब है? जबरदस्ती क्यों? तो छोड़ दीजिए ना, लोगों के नैतिकता पे छोड़ दीजिए। अपमान करेगा, क्यों करेगा अपमान? इसका मतलब कि आप नैतिक नहीं बना पाए हैं अपने नागरिकों को। क्यों? पिताजी तो डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा कैसा होगा। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, सरकार का जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार का सिस्टम, उसमें दिक्कत है कि कोई क्रिमिनल बिल्कुल गलती है। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी है गलती, आदमी की गलती कैसे हो गया? अरस्तु कहता है कि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता, नेतृत्व करता गलत होता है। नहीं, जस्टिफाई नहीं करे, एकदम सही बात है। अब मैं प्रूव कर दूंगा अरस्तु की बात को। व्यक्ति गलत होता ही नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति नहीं, उसका नेतृत्व करता गलत होता है। अच्छा, जब मान लीजिए मैं अब क्लास में हूं, अब मैं अपना फोन उठाया, हाँ जी बोलो, ठीक, तो मैं आपको कह पाऊंगा कि अपना फोन मत चलाइए? हमारे फोन में 50 बार बजे, आप खुद डिस्टर्ब हो, तो मैं किसी को कह पाऊंगा कि आप अपना फोन मत यूज कीजिए? नहीं कह पाऊंगा। तो जो नेतृत्व कर रहा होता है, पहले उसको ठीक होना पड़ता है। वो ठीक हो जाएगा, समाज खुद ही ठीक हो जाएगा। नेतृत्व करता ही या तो ठीक से नहीं कर रहे नेतृत्व, या फिर वो मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, आम आदमी, आप यहां से निकलिएगा क्लास के बाद, आप कुछ खाना पीने का कोई सामान लिए, आपने मार्केट से कुछ परचेज किया, और आप खाते पीते रोड पे निकल गए, कहीं खाया, कहीं फेंका, कहीं हाथ धोया, आप ही ये काम कर रहे हैं। और ऐसे ही टहलते टहलते आप घुस गए सेंट्रल मॉल में, आप घुस गए पी एंड मॉल में। वहां जाने के बाद आप ही व्यक्ति हैं, और आपके हाथ में ही रैपर है, और आप ही व्यक्ति खोजिएगा कि वेयर इज डस्टबिन। व्यक्ति आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन प्लेस चेंज हुआ, आपका भाव खुद ही बदल गया। आप ही व्यक्ति हैं जो कल तक हेलमेट नहीं लगाते थे, और आप ही व्यक्ति हैं कि एक अकेला आदमी भी 2 हेलमेट लेके चल रहा है, कि नहीं भाई गलती से देखो तो चलान लग जेतो, आप लेके चल रहे हैं ना। सिस्टम को ठीक करिए ना, लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप सिस्टम ही ठीक नहीं कर रहे हैं और लोग को दोष देते हैं।
लोग के पास क्या पावर है? आपके पास पावर है, आप चाहेंगे तो एक दिन में ठीक कर देंगे सब कुछ, लेकिन आप ठीक ही नहीं करना चाह रहे ठीक तरीके से। तो अगर नेतृत्वकर्ता ठीक से नेतृत्व करे, एजुकेशन पॉलिसी में तो प्रॉब्लम है ही। कहां किसी एजुकेशन पॉलिसी में किसी को नैतिक बनाने का शिक्षा दिया जाता है जी? आजकल तो बस आपको एक ही बात बताया जाए, पढ़ो और नौकरी लो। तो नौकरी लेने से आप शिक्षित हो जाइएगा या और समस्या का जड़ खड़ा कर दीजिएगा? शिक्षा है आपके पास, उससे नौकरी भी लग गई, उससे पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन संस्कार खत्म हो गया है। अब कहीं ना कोई कांड आप जरूर करिएगा, क्योंकि शिक्षा को नियंत्रित करने वाली विद्या आपको मिली ही नहीं। जो विद्या कहती है कि विद्या ददाति विनयम विनयात्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमा प्राप्त प्रणोति तत विद्या तत् सुखम। विद्या लो ना। तो कौन सी आपकी एजुकेशन पॉलिसी आपको विद्या दे रही है भाई? बता दीजिए। जो जो था वो सब तो हटा दिए आप, खत्म कर दिए कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। तो पढ़ा तो रहे हैं आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि बचपने से सब फियर फाइल कौन कौन होता है जी? तो गेमुआ सब होता है, पबजी, आप पता नहीं कौन कौन सब गेमे में लगल है। यही तो आपका डेवलपमेंट है। आप डेवलपमेंट्स को सही करें ना, आप नेतृत्व ठीक करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो के कस्तूररंगन साहब ने लेकर के आए, आप अभी तक उसको लागू नहीं कर पाए। 2020 में सिफारिश किया, 2023 खत्म हो गया, 24 आ गया, और आपने अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? देखिए उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना बेहतरीन बनाया उन्होंने, लेकिन आप उसको दे नहीं रहे हैं। तो सिस्टम आपको तो ठीक करना पड़ेगा। आपको सिस्टम को आप जब ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तभी इस तरह की चीजें जो है सो समाज में हो रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्तर पे आपने लोगों को लिबर्टी दे रखा है। तो नेतृत्वकर्ता को एक सही तरीके से नियम कानून बनाने होते हैं। आप जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री में क्राइम कहाँ नहीं होता है जी? करके दिखा दे कोई क्राइम वहां पे, खाड़ी देशों में तो, है ना? सऊदी अरेबिया में कोई क्राइम कर दे, अबू धाबी में कोई क्राइम कर दे, रात को 1 बजे रात को कोई पैसा लेकर के जा रहा है, कोई लूट के दिखा दे उसका पैसा, मालूम है कि कल सरकार सुबह में क्या करेगी। आप सब छोड़ दीजिए, अपने यूपी को देख लीजिए, सीधे मुख्यमंत्री कहता है कि भाग जाओ नहीं तो मार देंगे। करके दिखाओ क्राइम। नेतृत्वकर्ता को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। पिताजी स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपके बिगड़ने की संभावना एकदम कम हो जाएंगी। आप पिताजी खुदे लुंज पुंज है, पिताजी खुदे 9 बजे आ रहे, माल लगल है पिताजी के, तो बच्चा को कैसे शिक्षा दे पाएंगे कि इट्स प्रोहिबिटेड, इट्स इंजूरियस फॉर हेल्थ? वो ऑलवेज देख रहा है कि पिताजी रोज रात के खुदे लेके आ रहे हैं, तो उसको लगेगा इट्स फार बेटर फॉर हेल्थ, है ना? इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ बिकॉज माई फादर इज एडिक्टेड। अच्छा होगा तभी तो एडिक्शन है पिताजी को। तो पिताजी कैसे रोक पाएंगे? सिस्टम को लीड करने वाले को ठीक होना पड़ता है, सिस्टम धीरे धीरे पीछे से ठीक हो जाता है। लेकिन अब रही बात कि हम लोग जो बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी को इंफोर्स करना, क्या ये ठीक है? मूल कर्तव्य को इंफोर्स करना। तो मूल कर्तव्य में जो कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य आपके, तो 11 मूल कर्तव्य में से 4 मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो इंफोर्सेबल हैं और 7 नहीं। तो क्या सरकार ये बताएगी कि जब इंफोर्सेबल आपने 4 बना ही दिया तो 7 को क्यों नहीं बना दिया? और बाकी बचे 7 उसको भी बना देते ना आप। तो लेकिन 4 को आपने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लिया। आपने 4 को मना के नहीं, ये तो भाई मानना एकदम जरूरी है, तो उसको आपने क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। लेकिन बाकी को तो आपने किया नहीं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप भी तो बात मान ही रहे कि कर्तव्य बाध्यकारी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप विवशता पूर्वक विवश हैं कि नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर काम गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ होने की संभावनाएं आप दे रहे हैं, तब ना गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए, 1 से लेकर के 11 तक के मूल कर्तव्य में से नंबर 1 का मूल कर्तव्य, नंबर 7 का मूल कर्तव्य, नंबर 9 का मूल कर्तव्य और नंबर 11 का मूल कर्तव्य, ये ध्यान रखिए, नोट कर लेंगे। 1, 7, 9, 11 ये बाध्यकारी हैं, बाकी सब बाध्यकारी नहीं है। ये बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि इसके लिए सरकार ने अलग से कानून बना दिया है और सरकार ने कहा है कि आप इसको आपको मानना होगा। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो
आपको दंड होगा, आपको पुनिशमेंट होगा। अभी जब जो नंबर 1 का जो मूल कर्तव्य है, ये मैं आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इसमें टाइम किलिंग है। आपके पास होगा, बुक होगा, मूल कर्तव्य की सूची लिखोगी। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो 11 1 to 11 तक मैं लिखाऊंगा नहीं आपको। बुक्स होंगे वहां पर लिखना, नहीं होगा तो गूगल से आप लिख लेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ भी खास नया बात नहीं है, टाइम किलिंग वाला मैटर है केवल वो। हाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 7 9 11, ये आपसे कहीं पूछ सकता है कि कौन सा मूल कर्तव्य बाध्यकारी है, तो 1 नंबर का, 7 नंबर का, 9 नंबर का, 11 नंबर का। बाकी बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाकी आपकी इच्छा है, आप मानिए तो भी ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो भी उसके लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही आपके साथ नहीं की जाएगी। लेकिन ये इनको तो आपको मानना पड़ेगा जी। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही, पुनिशेबल जो एक्टिविटीज है वो की जाएगी। क्लियर है? तो अब देखिए नंबर 1 का जो फंड ये कहता है कि संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ऑनर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, नेशनल फ्लैग को ऑनर करना है। इसके अलावे आपको आजादी से संबंधित, है ना, इंडिपेंडेंस से संबंधित जो भी आपके सिंबल्स हैं, जो प्रतीक हैं, उसके प्रति भी आपको सम्मान रखना है। और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, खास करके राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, ठीक है। अब ये पहले बाध्यकारी नहीं था, ये बाध्यकारी बना कैसे? तो केरला का एक व्यक्ति था, उसका एक मैटर हो गया। मैटर में वो क्या बोला कोर्ट में जाकर के, वो राष्ट्रगान नहीं गा रहा था। तब उसको कहा कि भाई राष्ट्रगान गाओ, तो बोला कि हम नहीं गाएंगे। तो कहा नहीं गाएगा? तो बोला कि ये गाने से ना हमारा धर्म खतरा में पड़ रहा है। ये पगला सब धर्म को इतना छोटा चीज बना देता है ना, खतरा में अपने है और कहेगा कि धर्म खतरा में। धर्म कभी खतरा में हो सकता है जी? धर्म से तुम्हारा अस्तित्व है कि तुमसे धर्म का अस्तित्व है? धर्म से ना तुम्हारा अस्तित्व है। धर्म ना बड़ा चीज है जी, बड़ा चीज धर्म है। धर्म कभी खतरा में पड़ ही नहीं सकता है, धर्म कभी खतरा में पढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन अभी कौन समझाए मानसिक विकलांगता को, कौन ठीक करे? अच्छा मेंटल डॉक्टर को वही ठीक कर पाएगा। धर्म कभी खतरा में पड़ ही नहीं सकता है जी। इतना महान चीज है, इतना पवित्र चीज है कि वो कभी खतरा में नहीं पड़ सकता है। बस उसके आड़ में अपनी रोटी चलाने वाले लोग धर्मों का बाजार खोल के बैठे हुए हैं और धर्मों का ट्रेड करते हैं, रिलीजन को बेचते हैं, है ना, रिलीजन के भावों को बेचते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि धर्म खतरा में है, धर्म ये है, धर्म वो है। धर्म कभी खतरा में हो ही नहीं सकता है जी। तो वो कह दिया, तो बोले इसमें कौन सा खतरा है भाई? कह रहा है कि आर्टिकल 25 का वायलेशन हो रहा है, हम नहीं गाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई गाना तो पड़ेगा। तो बोला कि नहीं, 25 देख लीजिए आप, 25 में क्या दिक्कत है? तो फिर कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है चल, नहीं गाएगा तो मत गा। अब काल तरह से हम बहस करने जाए, कोर्ट कह दिया कि नहीं गाओगे तो मत गाओ, धर्म अपना बचा लो। लेकिन अगर राष्ट्रगान बन रहा है ना तो खड़ा हो जाना है, भले गाइए चाहे मत गाइए। राष्ट्रगान यदि कहीं बज रहा है तो आपको खड़ा हो जाना है। अगर खड़ा नहीं हुए तो यह अपराध माना जाएगा, ये क्राइम माना जाएगा और आपको दंड दिया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रगान जब बजता है तो सारे लोग खड़ा हो जाते हैं, है ना। वो गाएंगे कि नहीं गाएंगे वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको खड़ा होकर के नेशन के प्रति अपना ऑनर देना है ना। अभी आप देखेंगे एक नियम ये कोर्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई सिनेमा हॉल के अंदर में जब मूवीज स्टार्ट होती हैं और मूवीज खत्म होती हैं तो वहां पर राष्ट्रगान बजाना है। ये ठीक है निर्णय, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये निर्णय ठीक नहीं लगा सरकार का या कोर्ट का। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो वहां पे जो लोग जाते हैं उन सभी लोगों से आप सभ्यता का उम्मीद नहीं कर सकते कि सब लोग सिविलाइज्ड हो। कौन किस तरह से जा रहा है, कौन किस मूड में जा रहा है, कौन क्या करके जा रहा है, और वहां पे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान गाओ। तो गा तो रहे हैं लेकिन वो भाव से नहीं गा रहे हैं, है ना। मतलब ये ठीक उसी प्रकार का मैटर है कि आप किसी से कहते हैं कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मेरे से प्रेम करो, लेकिन उस व्यक्ति को आपसे प्रेम प्रेम है नहीं, लेकिन उसको डर है कि ना वो कह देंगे तो ये पगला मैटर कर देगा, दिक्कत कर देगा, तो जबरदस्ती कर रहा है प्रेम। तो वही बात है कि अगर बैठ गए नहीं गाए तो पुलिस आके उपाय कर देगी, है ना, दिक्कत कर देगी। तो दिक्कत कर देगी तो इसलिए चलो भाई हमको खड़ा हो जाना है। लेकिन जिस स्थिति में लोग होते हैं उन सभी लोगों से आप सभ्यता का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं रहे तो ज्यादा ठीक रहे
कि ठीक है, जब हम नेशनल फेस्टिवल हमारा कोई होगा तो हम बजाएंगे और हम अपना सम्मान व्यक्त करेंगे, है ना। वहां पर बहुत से लोग और जो है वो अलग अलग तरह का एक्टिविटी करते रहते हैं, तो और वहां पे आप नेशनल एंथम बजा रहे हैं तो थोड़ा सा वो मतलब असहजता की स्थिति होती है। इसको रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को और जो कोर्ट है अपने इस डिसीजन को, क्योंकि हॉल में राष्ट्रगान गवा करके हम किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रवाद पैदा नहीं कर पा रहे देश में, है ना। गिर रही है बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे जगह पे गवा रहे हैं वहां पे, अब कौन सा मूवी चल रहा है भाई, है ना। लेकिन आपने बना दिया कि वहां पे आपको ये करना है, तो इस निर्णय का कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए कि भाई वहां पे नहीं, हाँ फेस्टिवल्स हो आपके, नेशनल फेस्टिवल्स आप वहां पे करें, राष्ट्रीय कार्यक्रम हो नेशनल, तो उसमें लोग सजग होते हैं, सभ्य होते हैं, है ना। तो वहां पर, और वहां पर सब पर कैमरा है, तो सारे लोग देखते हैं कि भाई हम नेशनल फेस्टिवल हमारा चल रहा है, तो सब लोग ठीक व्यवहार करते हैं। फिर उस समय आपका मनोभाव ऐसे ही शुद्ध हो जाता है। ये मैटर ठीक वैसे ही, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में छठ पूजा चल रहा है ना, किसी के घर में मान लीजिए रमजान का महीना चल रहा है, तो मन और विचार ऐसे ही शुद्ध हो जाता है, नहीं हो जाएगा कि भाई हम अभी धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं, तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप हाथ पर धो के आओ, आप झूठा मत करो, आप इधर नहीं रखो, आप उधर, आप अपने आप ही सुधार लेते हैं खुद को। ये बात एक बार फिर से आ गया नेतृत्व करता लीडर, कि जैसे छठ पूजा आता है हमारा समाज पूरा बदल जाता है। सफाई हो रहा है जी, क्या छठ पूजा आना है, आप स्वयं ही कचरा नहीं फैलाते हैं। अब है छठ पूजा के एक ही दिन बाद देखिए दिमाग में से बात उतर गया, छठ पूजा गया, अब कहीं खाया, कहीं फेंका, कहीं कुछ भी किया, क्योंकि दिमाग में वो प्रेशर ही खत्म हो गया। तो नेतृत्वकर्ता की जिम्मेवारी क्या है, प्रेशर बनाए रखिए, लोगों को समझाते रहिए कि भाई क्या करना, और एक एंड ऑफ द टाइम वो चीजों को ठीक कर लेंगे। तो ये एक नंबर का जो है ये आपको मानना कंपलसरी है, अगर आप नहीं मानिएगा आप पर एक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये मानना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, क्लियर है, ये तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे 7 नंबर का मूल कर्तव्य, ये क्या है भाई, तो 7 नंबर का जो मूल कर्तव्य है ये है वन एवं वन जीवों का संरक्षण। अब देखिए ये वही चीज है जो आप डीपीएस में पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 क में पढ़े हैं, वन और वन जीवों का संरक्षण। तो वन और वन जीवों का संरक्षण जो आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से वन जीवों को संरक्षण दिया जाता है ना। तो दोनों में है ना, जैसे कुछ कुछ चीजें कि जो आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में दिखेगा। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखेगा, फंडामेंटल राइट में भी हो गया है, और डीपीएस में भी है, पहले से ही था। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको तीनों ही जगह दिख जाएंगी, कुछ है कि 2 जगह दिखेंगी आपको, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। तो वन एवं वन जीव का संरक्षण, तो व्यक्तिगत तौर पे आपका कर्तव्य है कि आप वन को भी बचा कर रखें और वन जीवों को भी बचा कर रखें, आप उनकी हत्या ना करें, उनका शिकार ना करें, या पेड़ पौधों को ना काटे, पुष्पा बनने की कोशिश ना करें, है ना। तो पुष्पा अगर झुकेगा नहीं तो टूटेगा, क्योंकि इधर तो रियल लाइफ चल रही है ना, उधर वो जो पुष्पा वाला एक्टिंग कर रहा था ना, ये वाला क्या था, ऐसे था ना, हाँ हाँ। मैंने आप देखिए इसका ऐसा अलर बोलर काम सब करता है जी, टूटा ही चप्पल पहन लेता पगला, नहीं अब परवा घसीट के चल रहा है वो स्टाइल बन गया। अच्छा बताइए दूसर कोई आदमी ऐसे चले तो कैसा लगेगा जी, है कितना खराब लगेगा, कितना मतलब यार क्या चल रहा है ना, मानसिक विकलांग, है ना, मेंटल डिसेबल लगेगा। पगला इसने चल किसी को फैशन बना दिया। सोचिए कभी यार दुनिया जा कहाँ रहा है ना, क्या मैंने क्या कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी चल जाता है, जितना अलर बलर चीज को बोल दिया, है ना। एगो बंदे एगो बैगन के गांव में बहुत पहले ना एगो कौन कौन वर्ड यूज करता है, कोई बात की नहीं आए नहीं करे, तो लोग कह दिया बैगन, अरे यो वायरल हो गया। बताइए इसमें कुछ है, इसमें ना कुछ सीखने लायक है ना इसमें कोई चीज है, वायरल हो गया। मतलब आप समझिए कि श्रोता कैसे हैं, दर्शक कैसे हैं, दर्शक देख रहे तभी तो वायरल हो रहा है ना। तो
इस तरह की स्थिति है, कुछ भी आजकल जो है सो चल जा रहा है। तो ये अपना ये किया, एक्टिंग उटिंग कर दिया, इसमें कल बताया था ना, था वो लड़का, वो जाके पेड़ और काटने के चक्कर में पड़ गया कि काट के हम भी बेचेंगे। अब पुलिस पकड़ लिया, तो कहा कि हम पुष्पा मूवी देख के सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, है ना, हम सोचे कि हम भी पेड़ और काटेंगे, हम भी बड़ा विलेन बनेंगे, है ना, हम भी गाड़ी उड़ी खरीद लेंगे इसी पैसा से। पुलिस बोला कि चलो जेल में तुमको बताते हैं क्या कर सकते हो, है ना। तो ये भी इम्फोर्सेबल है और ये भी इम्फोर्सेबल है, यानी कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है। 9 नंबर का ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, हर भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, लिखे पर तो, हाँ? हर भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे ना, प्रोटेक्शन द पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबका है। ठीक है। अब आप देखे होंगे कि एगो योजना आया था जी, है ना, एक योजना आया था, वो योजना कौन सा था, अग्निवीर। तो अग्निवीर योजना में आपको पता है कि क्या हुआ, पूरा पटरी उटरी सब उखाड़ फुखाड़ दिया, सब आदमी सब, है ना, सब विद्रोह उद्रोह करे के चक्कर में बहुत जो है सो ई कर दिया, है ना। आप देखिएगा कि सब तुर तार तो दिया, सब जगह लगल है सीसीटीवी कैमरा, सरकार सब क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और जितना सबका चिन्हित हुआ सबको इनवैलिड कर दिया, सबको इनवैलिड कर दिया, बोला कि भाई आपको जो है सो यहां पर नहीं ये होने दिया जाएगा। अब फिर वो लोग इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड होने का मतलब समझते हैं, अब वो लोग कभी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा, है ना, इस तरह से कर दिया। तो क्या है कि आपको भी कोई, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं कहीं, कोई आप इस तरह का चीज कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या है, सरकारी संपत्ति का सुरक्षा आपको करना है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना है। सरकारी स्कूल, सरकारी ऑफिस, सड़क, सरकारी बस, कोई भी जो, देखिए सार्वजनिक अगर कहीं लिखा हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की संपत्ति। तो पब्लिक या हिंदी में सार्वजनिक कहे कि सार्वजनिक संपत्ति है, तो मतलब सरकार की संपत्ति है। तो किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पहुंचाएंगे तो ये उनके मूल कर्तव्य का एक तो हनन है, और ऊपर से पुलिस पकड़ लेगी तो दंड भी होगा, है ना। तो इसलिए ये 9 नंबर भी बाध्यकारी है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कर्तव्य अभिभावक का है। इट्स पेरेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड, इट्स पेरेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड 6 to 14 years child free and compulsory education, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, क्लियर है। तो अभिभावक का ये कर्तव्य है, ठीक है, कि अभिभावक क्या करे, अपने बच्चों को ये कराए, है ना। नहीं तो अभिभावक, अब देखिए यहाँ पे अभिभावक लिखा हुआ है, मतलब माता पिता के साथ अभिभावक का भी कर्तव्य है। तो बहुत बार क्या होता है, माता पिता तो बच्चे को पढ़ाएंगे ही, कुछ कुछ माता पिता भी उस तरह के होते हैं कि पढ़ाने वढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे तो लोग पढ़ाते ही हैं। लेकिन अभिभावक कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जाके एडॉप्ट किया, तो एडॉप्ट किया तो अभिभावक है, माता पिता नहीं ना है, वो अभिभावक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एडॉप्ट करके ले आया और उससे घर में पोछा लगवा रहा, उसको परमानेंट नौकर बना दिया घर के अंदर में, ये भी तो हो सकता है। इसलिए अभिभावक का भी कर्तव्य है, माता पिता का भी कर्तव्य है कि जो बच्चा घर में आया है उसको क्या किया जाए,
उसको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो 1, 7, 9, 11 है ना, ये सब क्या है? मूल कर्तव्य है। क्लियर है? और ये मूल कर्तव्य बाध्यकारी है, बाकी सब क्या है? बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब का मतलब कि अगर मानिएगा तो भी ठीक है, और नहीं मानिएगा तो मतलब कोई अपर एक्शन नहीं होगा, लेकिन ये चारों आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा उपाय हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। हम्म। 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 हम मेरे हिसाब से तो जो अगर बाध्यकारी बनाना है तो सब बना दीजिए बाध्यकारी, सब बढ़िया है, कौन खराब कौन है, उसमें जितना है सब अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि उसका अगर लॉजिक खोजे कि क्यों नहीं किया, तो लॉजिक उसका ये है कि आर्टिकल 19(1)(a राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको पढ़ाए थे कि ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता पर असर पड़े, ऐसा कोई गतिविधि मत करिए, करिएगा तो उपाय हो जाएगा। तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में वो रेस्ट्रिकेटेड है, तो यहाँ पे कंपलसरी करने की जरूरत नहीं, उसके तहत तो पकड़ ही लेंगे, उपाय तो कर ही देंगे चाहेंगे तो, है ना। अब हो गया ना, 2003 में हो गया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। ठीक है, और ये 1997 के अंतर्गत ये कमिटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था कि इसको कंपलसिव काइंड बना करके रखिए। ठीक है, तो क्या 2000, हाँ 2003 में, 2002 में बन गया था, 3 के अंदर में लागू किया गया। ठीक है, और वो जो है 86 जो राइट टू एजुकेशन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ही है, लेकिन इस ये व्यवस्था जो है जब 3 में आया तो उसके अंतर्गत आया। अब फंडामेंटल राइट में जब वो है ही, तो यहाँ पर भी इसको इसलिए है कि भाई किसी तरह से कोई कंपलसरी अगर इसको रखिए या नहीं रखिए, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन राइज तो वहां पे हो ही जाएगा, वहां पे क्वेश्चन राइज हो जाएगा। 3 वाले के साथ है कि अलग से उसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो 19 में लिखा हुआ है 19(1)(a में कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपको, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक प्रकार से आपका कर्तव्य ही है। जब आपको कह दिया गया कि इस ये आपकी सीमा है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, मतलब आपका लिमिटेशन हो गया, तो लिमिटेशन के आगे जाइएगा, यानी कि आप अपना कर्तव्य बोध नहीं है आपको, तो उसके बाद आप पर एक्शन किया जाएगा, उसको यहाँ पर रखा गया है। हम्म। बहुत से लोग हैं इसमें, बहुत से मैटर है, एक तो बहुत बड़ा मैटर हुआ था नुपुर शर्मा विवाद, है ना, नुपुर शर्मा विवाद पूरे इंडिया में, मतलब पूरे उसका वो मैटर पूरा बाहर तक चला गया था, है ना, टीवी डिबेट के अंदर में जो कुछ स्टेटमेंट्स आए थे उसको लेकर कुछ देखिए। अब देखिए, अब वो कुछ पॉलिटिकल्स मुद्दे उसमें हावी हो गए, कुछ चीजें हो गई है ना, और उस जब तक किसी चीज की पूरी ऑथेंटिसिटी से नॉलेज ना हो, तब तक उस पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है, और खास करके रिलीजियस मैटर पे। हाँ, तो विकास दिव्यकृत से जब मुलाकात हो तो उनसे पूछ लीजिएगा, जरूर पूछिएगा। बेक नहीं देता, नहीं तो नहीं, ठीक है, तो लेकिन ये एकदम सही बात है कि जब विकास दिव्यकृति मिले कभी लाइफ के अंदर में, मिल ही जाएंगे, कभी नहीं। वो तो पटना ना ब्रांच खोलने का सोच रहे हैं, तो सेमिनार करेंगे यहाँ पर, उनका ससुराल है पटना में, है ना, पत्नी उनकी पटना की ही है। ठीक है, तो प्रोग्राम तो यहीं पे था दृष्टि का ब्रांच खोलने का, लेकिन वो खुल गया इलाहाबाद के अंदर में, और फिर आपको राजस्थान में चल गया, क्योंकि अपने यहाँ सब है ना लोग, सबको पैसा चाहिए ना अपने यहाँ। अभी अपने यहाँ का प्रशासन अभी भी कमजोर है, दृष्टि आ रही थी यहीं, लेकिन शिफ्ट हो गई राजस्थान में, क्योंकि शिफ्ट हो गई लखनऊ में, सब जगह खुल गया, यहाँ नहीं खुल पाया, क्योंकि यहाँ सब लोग पहुंच गए पहले ही कि हमको भी कुछ दान दक्षिण दे दीजिए, है ना। तो बहुत तरह की दिक्कत है अपने यहाँ अभी भी सिस्टम के अंदर में, तो इसलिए नहीं खुल पाया, लेकिन चांसेस है कि खुल जाएगा, और खुलेगा तो आएंगे ही सेमिनार लेने के लिए। पूछिएगा जरूर, अच्छा क्वेश्चन है कि जब आप एक मुद्दे पे पूरा एकदम ग्रंथ लेकर के आ गए सामने, तो और भी एक मुद्दा था देश के अंदर में, तो थोड़ा ग्रंथ लेके आप आ जाते और आप बताते, इस पे अपनी व्याख्या करते और आप दिखाते, कहिएगा कि सर एक आपसे हमारी शिकायत है,
मानते तो बहुत हैं आपको, सम्मान तो बहुत है आपका, लेकिन एक बात की बस शिकायत है कि ये मुद्दा भी, और आप शिक्षक हैं चूंकि, तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि जिस तरह से आपने एक मुद्दे को बहुत गहराई से दिखलाया, ललन टाप पे आकर के पूरा 1 घंटा का शो किया पूरे ग्रंथों के साथ, है ना, सौरभ द्विवेदी के साथ, तो एक और आप कर लेते, क्या बुराई थी उसमें, है ना? तो क्यों नहीं किया? तो ये वही दे पाएगी क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ क्वेश्चन है। अर्धा बात मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं उस पूरे मुद्दे की ऑथेंटिसिटी को ठीक से जानता नहीं हूँ, गहराई नहीं हो उतनी, तो जब मैं जानता ही नहीं हूं तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जिस दिन मैं उसका अध्ययन कर लूंगा कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, है ना, तो उसके बाद में कुछ बोल पाने की स्थिति में होऊंगा। अभी तक तो उस पर कोई इस तरह का स्टडी नहीं है। तो जब हाँ, टीवी खोलिएगा मिल जाएगा, गूगल करिएगा मिल जाएगा मुद्दा, है ना, है ना। एक टाइम मशीन का काम है, आजकल तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है ना, न्यूज है, सब चीज है, आप डालिएगा आपको सब मिल जाएगा। डिस्प्यूट डालिएगा, नूपुर शर्मा डिस्प्यूट, तुरंत मिल जाएगा, अभी कभी मिल जाएगा, उसमें क्या है। चलिए, तो यहाँ पर इस चीज को, लेकिन हाँ, सब चीज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हम न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन को डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहिए, विवाद में न पढ़ करके समाधान की तरफ आगे पढ़ करके एक संरचनात्मक अप्रोच रखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, और सबको साथ लेकर के। भारत का सबसे अच्छा चीज है इसकी विविधता, इसका डाइवर्सिफिकेशन। हम संविधान पढ़ते, संविधान में हमने बंधुत्व का भाव लिया हुआ है कि हाँ, इस वसुधा पर वसुधैव कुटुंबकम, अभी G20 का हमारा स्लोगन भी था, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। तो हम उसी भाव के साथ आगे बढ़े तो जरा ठीक है, और हम अपना कैरेक्टर ना बदले। हम अगर अच्छे हैं तो हमको अच्छा रहना है, हम ये ना सोचे कि हमारे साथ अगर किसी ने मान लिया कुछ बुरा कर दिया तो हम भी उसके साथ बुरा कर दे, ये भाव हमारे अंदर में रहना चाहिए, है ना। मतलब एक कहता ना कि लोग कहते हैं ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, महिमा घटी समुद्र के कि रावण बस्यो पड़ोस, है ना। समुद्र की महिमा इस वजह से घट गई क्योंकि रावण जैसा पड़ोसी हो गया, 100 योजन लंबे समुद्र पर राम ने बांध दिया पुल, तो महिमा किसकी कम हुई? समुद्र की, है ना। 2-4-10 किलोमीटर का मैटर थोड़ी था, 100 योजन लंबा समुद्र, उस पर वानर वीरों के साथ राम जी ने बांध दिया पुल। क्यों बांध दिया? क्योंकि आगे दुष्ट रहता था रावण। तो महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। तो अब यह है कि या संगत से गुनाते संगत से जात, तो अगर आपका खुद का पर्सनालिटी कमजोर होगा तभी दूसरा का पर्सनालिटी आपके ऊपर असर दिखाएगा, नहीं तो आपको क्या बनना होगा? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आपका व्यक्तित्व चंदन के वृक्ष के समान होना चाहिए कि आपके शरीर से भले ही भुजंग लिपटे रहो, यानी कि सांप स्नेक लिपटे हुए हैं, लेकिन फिर भी चंदन इतना शीतलता देता है, इतना ठंडा देता है कि विष का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं है जी। तो व्यक्तित्व तो कैसा होना चाहिए? चंदन के जैसा, कि हम बेहतर हैं, हम बेहतरी अपना नहीं छोड़ेंगे, और हम जब बेहतरी नहीं छोड़ेंगे, समझने वाला समझ ही जाएगा कि हम बेहतर हैं, फिर वो हमारे साथ बेहतर व्यवहार करेगा, है ना। बस ये जो अप्रोच होता है कि हम दूसरे के हिसाब से हो जाएंगे, ये ठीक बात नहीं है ना। मैं कभी कभी आप लोग को डांटता हूं, फटकार देता हूं, बस इसलिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है कि आपको ठीक कर दूं, इग्नोर ना करो, क्योंकि मैं इग्नोर कर दूंगा तो भविष्य में आप यही ऐसे लुंजपुंज व्यक्तित्व हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो बाहर में आप पूछेगा, मेरे बहुत सारे मित्र दोस्त हैं, मैं किसी को नहीं डांटता, कर ले भाई तुरा जो करना है कर, है ना। बोला तुम कि हम तो वही करेंगे जो हमको सही लगता है, बाकी तुमको जो मर्जी तुम करो, हमको जो अपने हिसाब से लगता है हम करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। कोई आके कहेगा कि ये कर लो तो नहीं करेंगे, हाँ हमको लगेगा कि ये करना मेरे लिए ठीक है, बगल वाले को लगेगा कि खराब है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी समझ मुझे कहती है कि ये करना मेरे लिए ठीक है तो मैं वो करूंगा, हाँ, बशर्ते कि उस करने से समाज पर कोई नकारात्मक असर ना पड़ता हो, क्योंकि सोसाइटी के प्रति भी आपकी एक जिम्मेवारी है, उस आपके किसी भी कृत्य से समाज को कुछ गलत संदेश ना जाता हो। इस जिम्मेवारी के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे तो आपको कोई खास दिक्कत या समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ा चीज है ना उम्मीदी के साथ, अगर लाइफ में खुश रहने का सबसे अच्छा फंडा है, उम्मीद केवल खुद से करना है, स्वयं से केवल। मेरे लिए मैं ही अच्छा कर सकता हूं, मेरे लिए मैं ही बुरा कर सकता हूं। दिक्कत दुख कब हो जाता है? जब हम किसी और से उम्मीद कर लेते हैं ये मेरे लिए अच्छा करेगा,
वो मैटर गड़बड़ा देता है, तो दुख हो जाता है। लेकिन हमने तय कर लिया कि अपने लिए तो मुझे ही करना है, हम सही करें, अच्छा करें, बुरा करें, भरा, इससे क्या होगा कि आप सोसाइटी जो आजकल डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बीमारी आज तक कोई कोई सुना था जी? हम लोग अपने बचपन में सुने भी थे आज तक कभी कि किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो गया? नहीं। अब सुनने को आता है कि डिप्रेशन भी एक बीमारी है, फ्रस्ट्रेशन भी एक बीमारी है। तो ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि आपने किसी और से उम्मीदें पाल ली। आप स्वयं से उम्मीद पालिए, खुद को बिजी रखिए, इतना काम करिए कि सोचने का फुर्सत ही ना रहे। फुर्सत रहेगा तभी ना अलर बलर कुछ सोचिएगा या किसी से उम्मीद लगाइएगा। अपने आप को इतना बिजी रखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, अपने कामों के अंदर में, कि वो आपको दूसरा चीज की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। जब दूसरा चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका भटकाव नहीं होगा। अब भटकाव नहीं होगा तो आप अपने रास्ते एकदम ठीक चलते चले जाएंगे, और उसमें अच्छा खासा अचीवमेंट प्राप्त करने का आपको चांसेस रहेगा, है ना? क्योंकि जिस चीज पे आप टाइम दीजिएगा उसमें बेहतर आप बनते चल जाइएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं है। इसलिए किसी भी तरह के विवाद से पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने का काम करें। अपने आसपास में ऐसा माहौल बना करके रखे कि आपके साथ चाहे जो भी हो वो कंफर्टेबल फील करे, है ना? उसको कोई दिक्कत या कोई असुविधा आपके साथ नहीं हो। ये 2-3-4 चीज को अगर हम ख्याल रखेंगे तो अपनी दायित्वों का निर्वहन भी ठीक तरीके से ईमानदारी से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब पढ़ने का मैं यह सकता कि पढ़ने का मतलब केवल इतना नहीं है कि अच्छा आंसर लिखना सीख गए, अच्छा बोलना सीख गए या नौकरी ले लिए। पढ़ने का ये सब बाई प्रोडक्ट है, इट्स ओनली बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट है कि आपको लिखने अच्छा आ गया, ये बाई प्रोडक्ट है कि आपकी नौकरी भी अच्छी लग गई। शिक्षा का प्रोडक्ट तो ये है कि आप इंसान अच्छे हो गए, ये है प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट पे काम करना है, बाई प्रोडक्ट पे नहीं। लेकिन दिक्कत ये कि माता पिता परिवार सब यही समझा रहा है कि नौकरी ले लो। नौकरी लेने के बाद प्रोडक्ट तो अच्छा हुआ नहीं, बाई प्रोडक्ट अच्छा हो गया, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल नहीं तो वहां पे कोई कांड हो जाएगा, कोई भ्रष्टाचार कर दीजिएगा, कोई स्कैम कर दीजिएगा, कोई घोटाला कर दीजिएगा, तो नौकरी तो अच्छी लग गई लेकिन फिर बदनामी हुई, फिर जेल हुई, है ना? ऐसे लोग जो जेल भी जाते हैं, बदनाम भी होते हैं। तो क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट अच्छा निकला, प्रोडक्ट भी खराब हो गया। तो बाई प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोडक्ट का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट अच्छा हो, हम अच्छा बन जाए। हम अच्छा बनेंगे, नौकरी अच्छी रहेगी, तो एकदम वही वाला कंसेप्ट रहेगा, विद्या वाला। यूपीएससी ने अपने मेंस में एक बार पूछा था कि विद्या से दूर होती शिक्षा, ये निबंध का टॉपिक था कि विद्या से दूर होती शिक्षा। नहीं, शिक्षा अब अलग हो गई है, अब विद्या अलग हो गया है। यानी कि हम लोग का जो जनरेशन है इसको विद्या नहीं मिल रहा है, इसको केवल शिक्षा मिल रहा है। तो केवल शिक्षा प्राप्त करके हम कहां तक जाएंगे? हम कहां तक जाए? हम क्या मशीन बन रहे हैं? तो हम विद्या हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें विद्या के साथ शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हमें विद्या से दूर होती हुई शिक्षा मिल रही है, विद्या नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से तमाम तरह के आपके क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सबने कहा ना कि शिक्षा के वजह से, शिक्षा के वजह से ही आपने शिक्षा ठीक नहीं दिया, आपने स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में स्टूडेंट्स को बताया नहीं, समझाया ही नहीं कि अवसाद से कैसे लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल वे में रहेंगे। इसी वजह से तो एक रिजल्ट नहीं हुआ, दो रिजल्ट नहीं हुआ, बच्चे फांसी पर लटक जाते हैं। ये किसका गलती है? ये आपके समाज का। ये सुसाइड नहीं होता है, मर्डर होता है। और ये मर्डर करता है हमारा समाज, हमारे माता पिता, अपने इच्छाओं का बोझ डाल करके कि तुम ये करके दिखाओ, हमने नहीं किया तुम कर दो। आपसे हुआ नहीं तो वो क्यों कर दे? वो करेगा ना जो उसकी मर्जी होगी। लेकिन अब दिक्कत है कि ये सब बात क्या आपके स्कूलों में बताया जा रहा है? क्या आपके कॉलेज में समझाया जा रहा है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपटीशन, सब जगह एक ही चीज चल रहा है कि पास होके नौकरी ले लो, यही चल रहा है। स्कूल में दबाव है कि परसेंटेज कितना लाओगे, यूनिवर्सिटी में दबाव है कि टॉपर बनोगे कि नहीं बनोगे, और कंपटीशन में आए तो जल्दी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। इस सब चीज में आपकी ह्यूमैनिटी खत्म है, आपकी मानवता जो है वो धीरे धीरे करके आपके अंदर से खत्म। अब आप पूरी तरीके से एक वस्तु बन गए हैं, एक गुड्स बन गए हैं, जो गुड्स या तो दूसरे को कंज्यूम कर लेगा या अपना किसी ना किसी को खुद का ही कंज्यूमर बना देगा कि आइए मेरा उपभोग करके चल जाइए। तो ये हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन पॉलिसी का ही है कि हम उसको ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है सो लैग कर रहा है।
और इसके वजह से तमाम तरह की समस्याएं समाज के अंदर में आ रही है। प्रोडक्ट छोड़ बाई प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं। अब प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा तो बाई प्रोडक्ट तो निश्चित ही अच्छा होगा, लेकिन प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इसे भी ड्यूटी के अंतर्गत ही देखा जाना चाहिए कि सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि आप अपने सभी नागरिकों को बेहतर बनाने का भी प्रयास करें, और केवल कानूनों के माध्यम से नहीं, नैतिक रूप से बाध्य करें। क्योंकि कानून, किसी भी समस्या का समाधान केवल कानून नहीं है जी। क्योंकि अगर किसी भी समस्या का समाधान केवल कानून होता तो बिहार में आज कोई भी शराब नहीं पीता, क्योंकि कानून बना हुआ है बिहार में जी। अगर कानून समस्या का समाधान होता तो आज कोई भी दहेज नहीं लेता, क्योंकि 1960-61 में डाउरी एक्ट बन चुका है इस देश के अंदर में। तो कानून समस्या का समाधान नहीं है जब तक कि दिमाग ठीक ना हो जाए। ये लोगों को खुद उस दिमाग में पता चलना चाहिए कि डाउरीज गलत है। हमें खुद समझ में आना चाहिए कि लिकर गलत है, उससे हमारा ही लिवर खराब हो रहा है, पड़ोसी का नहीं खराब हो रहा है। तो ये तो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल कानून बना करके नहीं समझा देंगे। एक कानून बना था गुजरात में कंपलसरी वोटिंग सिस्टम का, अनिवार्य मत पद्धति। जैसे अभी आप देखेंगे कि वोटिंग प्रतिशत घटा हुआ है अपने बिहार के अंदर में, तो पिछले बार से वोटिंग प्रतिशत घट रहा है। तो जब वोटिंग प्रतिशत घटता है तो एक विकल्प के तौर पे स्थानीय चुनाव में गुजरात में एक नियम लाया गया। पूछा जाता है कि अनिवार्य मत पद्धति किस राज्य में लागू हुई थी, तो गुजरात में लागू हुई थी कंपलसरी वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब यह था कि आपको वोट देने जाना ही है जी। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपको वोट देने जाना है। यदि आप वोट देने नहीं गए तो आपको पुनिशमेंट मिलेगा। तो आप समझिए कि अब जब आर्टिकल 19(1)(a) है जो राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो वोट देना भी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है कि हम देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसे में अगर हमें वोटिंग प्रतिशत घटने के वजह से सरकार कानून बना दे कि नहीं आपको वोट देने जाना ही है, तो क्या ये एक प्रकार से लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं है कि आप जबरदस्ती बुलाना चाह रहे हैं? तो कानून बना करके मत बुलाइए ना, आप ये जानने का कोशिश कीजिए कि आखिर वोटर्स घर से क्यों नहीं निकल रहा है, क्या रीजन है। तो अब ये कानून क्या है? कानून ठीक वैसे ही है जैसे हमारा तबीयत खराब होता है और हम मेडिकल दुकान पे जाकर के दुकानदार से बोलते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमें दवा दे दो। वो आदमी क्या करता है, आपको एक एंटीबायोटिक के साथ एक दवा दे देता है, बिना एंटीबायोटिक के देता ही नहीं है। और ये कॉमन फिलॉसफी है, कॉमन नॉलेज है कि आपका तबीयत अगर नॉर्मली खराब हो रहा है, इसका मतलब कि आपका इंटरनल वायरस कमजोर है जो एक्सटर्नल वायरस से नहीं लड़ पाया, इस वजह से आपकी तबीयत खराब होगी। एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जाता है, आपके इंटरनल वायरस को स्ट्रांग करता है, एक्सटर्नल वायरस कमजोर पड़ता है, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये तो बीमारी को ठीक करने का एक सुगम रास्ता हुआ, लेकिन एंटीबायोटिक का अल्टीमेट इंपैक्ट आपके बॉडी पे इतना निगेटिव है कि फ्यूचर में वो आपका बॉडी ही खराब कर देगा अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन कर लिए। कानून ठीक उसी प्रकार से, कानून इस देश का एंटीबायोटिक है जो आप दे दे करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रॉब्लम आप केवल कानून से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम को आपको अवेयरनेस देना होगा, लोगों के पास जाना होगा, उनको समझाना होगा, अन्य माध्यम तलाशने होंगे। क्योंकि जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो फेल हो गया, कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम फिर वापस भी ले लिया गया, फिर ये रद्द भी हो गया, क्योंकि ये अनावश्यक प्रयोग था। क्योंकि बहुत सारी यूरोप के कंट्रीज हैं जिनके यहाँ वोटिंग प्रतिशत 30%, 33%, 36% के अप्रोक्स में है, और इंडिया में आज भी मिनिमम वोटिंग परसेंट 45 के अप्रोक्स में रहता है। यानी कि हम 50% के अप्रोक्स में रहते हैं, तो लगभग 50% लोग, जो कि बहुत बार 70, 75, 80 तक भी जाता है, वोट करने जा ही रहे हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें तो फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कंपलसरी वोटिंग सिस्टम की तरफ जाएं, हम अनिवार्य मत पद्धति की तरफ जाएं। क्योंकि अगर हम ये जाएंगे तो फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कहता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, तो जनता ही क्यों सरकार चुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सरकार को अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं कि सरकार कानून बना करके दे दे हमें कि हम कानून देते हैं आप आइए वोट देने, तो फिर तो एक प्रकार का डिक्टेटरशिप है। आप प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वोट देने आओ, है ना। तो उसके लिए आपके पास मॉड्यूल क्या है, किस मॉड्यूल को आप लेकर के आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कानून
केवल समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, कानून के साथ अवेयरनेस, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो जिला के कलेक्टर होते हैं वो आदर्श बूथ मतदान बनाते हैं, जहां पे बच्चों के लिए सेल्फ और उनके लिए खेलने के लिए झूला लगाया जाता है, युवक युवतियों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है कि चल भाई आकर के सेल्फी ले लो, उसको अपलोड कर दो, है ना, और दिखाओ कि मैं वोटर्स बन गया, मैं वोटिंग कर, ये क्या है, ये आपको अट्रैक्ट करने का है। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है, तुलनात्मक कानून बना करके डरा करके बुलाने से अच्छा है कि आप संभाल करके बुलाइए, आप समझा करके बुलाइए कि हम आपको वोटिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं। तो कोई भी चीज का समाधान केवल कानून नहीं हो सकता है, क्योंकि केवल कानून से समाधान करना होता तो हमारे देश के बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो गई होती, लेकिन वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं, क्योंकि केवल कानून से नहीं होगा, आपको उस लेवल पे जाकर के, ग्रास रूट लेवल पे जाकर के पब्लिक के बीच में उनको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। केवल दिल्ली में या बिहार के पटना की राजधानी में विधानमंडल में कानून पास कर देने से आपका कानून सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो लोग कानून का मिसयूज करते हैं। तो सिस्टम को ठीक तरीके से आप कैसे चला सकते हैं, कैसे सिस्टम को ठीक तरीके से आप कन्वे कर सकते हैं, ये सरकार को एक ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए और उसी प्रोसेस पर उनको काम करना चाहिए, तभी जाकर के वो अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से शायद हम काफी दूर होते चले जाएंगे और उसका अल्टीमेट गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हमें ठीक करने की, संभालने की आवश्यकता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये 1, 7, 9, 11 ये कंपल्सिव है, बाकी सबको कंपल्सिव नहीं बनाया गया है। तो इनको कंपल्सिव बनाना है तो सरकार आगे और को भी बना सकती है, लेकिन कंपल्सिव बनाने के से अच्छा है कि आप लोगों को ही इतना समझदार बनाए कि लोग खुद ही समझे कि क्या सही है और क्या गलत है, और सही गलत समझे। जैसे कि आपने डीपीएसपी को क्या कहा, इट्स नॉट इम्पोर्सेबल इन कोर्ट बट इट्स इथिकली इम्पोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट। तो उसी प्रकार से इट्स नॉट इम्पोर्सेबल ऑन सिटीजन बट इट्स इथिकली इम्पोर्सेबल ऑन सिटीजन्स। ये नैतिक रूप से नागरिक पर बाध्यकारी बनाइए आप, तो नागरिक को नैतिक बनाइए। तो नागरिक नैतिक कैसे बनेगा, तो एजुकेशन पॉलिसी का जो आपका सिलेबस है उसमें उसको ऐड कीजिए, तब देखिए आपका नागरिक कैसे बन के निकलता है। तो आप नागरिक को तो नागरिक बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, आप नागरिक को मशीन बनाना चाह रहे हैं। और जब आप मशीन बनाइएगा तो मशीन से आप मानवीय भावनाओं का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मशीन तो करेगा ना क्राइम, क्योंकि मशीन को क्या पता। आप और हम कुछ भी गलत करने से क्यों डरते हैं जी? क्योंकि हमारी भावनाएं हमें रोकती हैं, हमारा संस्कार हमें रोकता है। हमें लगता है कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाएगा तो हमारे माता पिता क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे समाज के लोग क्या सोचेंगे। यही तो नैतिक शिक्षा है, यही तो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई कानून आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेवारियां आपको रोक रही हैं। तो वो जिम्मेवारी जो है, उस जिम्मेवारी का बोध आप सबको करवाइए। आप सोसाइटी वैसा बनाइए, आप उस तरह का सोसाइटी बना करके उसको इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। करिएगा तो होगा, लेकिन लुंज पुंज व्यवस्था सब चल रही है। बस बहुत सारी चीजें जो सिलेबस की पहले की अच्छी चीजें थी उसको सिलेबस से ही हटा दिया गया, वो सिलेबस में है ही नहीं वर्तमान समय में। तो आपको ठीक तरीके से रीशेड्यूल करने की आवश्यकता है। और रीशेड्यूल करके, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर के आए हैं के कस्तूरीरंगन साहब, बेहतरीन पॉलिसी है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करना चाहिए। जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जब आप एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स के एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही आपको पढ़ना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का आया हुआ है ना। उसको जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप देखिए कि कितने डिफरेंसेस हैं, है ना, कि किस तरीके से चीजों को ये किया गया है। 5+3+3+4 का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ना। मतलब अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 वाली चल रही है जी, 1986। मतलब हमारा शिक्षा चल रहा है 1986 वाले सिस्टम पर, और हमारे हाथ में जो फोन है वो 2024 वाला सिस्टम है। मतलब 2012, 13, 14 ये समय था जब हम 2G और 3G में स्ट्रगल कर रहे थे, और 10 साल के अंदर में हम 5G पे आ गए हैं। ये हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि हम 5G यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपना एजुकेशन 1986 का यूज कर रहे हैं। तो कहां जाएंगे हम?
मतलब कि बिना शिक्षित हुए ही हमारे हाथ में 5G फोन पकड़ा दिया गया है। तो क्या करेंगे हम? हमें आता क्या है? हमें आता है फोटो खींचना, हमें आता है इंस्टाग्राम चलाना, हमें आता है रील्स बनाना, तो वही कर रहे हैं। और आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? जिसको आप 1986 वाला शिक्षा नीति दे करके आज 2024 वाला टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो ये क्या रोबोट बना देगा? ये रोबोट नहीं बनाएगा। ये फोटो को और ज्यादा क्रीम पाउडर लगवा देगा, फोटो पर फिल्टर फिल्टर मार करके डीपी चेंज कर देगा, इंस्टाग्राम पे अपडेट्स लगा देगा। यही कर सकता है ना, क्योंकि नॉलेज तो आपने दिया ही नहीं इसको। 5G फोन पकड़ा दिया, हम 5G दे रहे हैं। एजुकेशन वहां कौन सा दे रही, भी तो सोच लीजिए। 1986 का शिक्षा नीति, 2024 का मॉडल फोन। इसलिए ना, मैट्रिको जो पास नहीं कहता वो कहता है कि पिताजी हमको आईफोन चाहिए। बताइए, अब वो आईफोन लगे क्या करेगा? आईफोन का क्या इस्तेमाल करेगा? ये भी तो उसको पता नहीं कि आईफोन से क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है, बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है, लेकिन दिक्कत है कि आपका एजुकेशन पॉलिसी में वो उसको बताया ही नहीं जा रहा है। और नहीं बताया जा रहा है, इसी वजह से दिक्कत और समस्या जो है सो वो गंभीर रूप से चल रही है। तो इन सभी कर्तव्यों के साथ ये स्टेट का काम है कि स्टेट ये सब चीज भी करे और करके देखे कि भाई जो डीपीएसपी में जो सारी आपको बातें दी गई हैं, तो वो सब बेसिक नीड्स की बातें थी। तो अब हम बेसिक नीड्स लगभग सबका फुलफिलमेंट हो गया, पेट सबका भर रहा है, खा सब लोग रहे हैं, घर सबके पास है, कपड़ा सबके पास है। अब आइए ना ये शिक्षा पर, अब शिक्षा को मॉडर्न बनाइए, एजुकेशन को आप अधिक से अधिक करिए। हम्म, हाँ सही बात है। हम्म, बिल्कुल। अभी ये भी एक डेटा अभी कुछ दिन पहले ही आई थी कि देश का 70% संसाधन 30% लोगों के हाथ में है, और देश के 70% लोग 30% संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटीज तो है ही, है ना। तो इस इनइक्वालिटीज को खत्म करने की आवश्यकता है ना। तो सरकार इसके लिए अपनी क्या पॉलिसीज लेकर के आ रही है, किस तरीके से इसको आप डेवलप करेगी, है ना। इसके लिए भी सरकार के पास एक रोड मैप होना चाहिए। और देखिए, सब चीज का एक समाधान है शिक्षा। एजुकेशन एकमात्र ऐसा दवा है ना कि कोई बीमारी को ठीक कर देगा, अगर आप शिक्षा को बेहतर कर दीजिए तो, है ना। अपना आइडेंटिटी बदलने का, अगर आप समान मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, फिर भी आप जो है सो अपना ये कर सकते हैं और आप अपने लिए काम कर सकते हैं। मतलब अपना आप कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते कि शिक्षा हो आपके पास, एजुकेशन हो। एजुकेशन ही इन इक्वालिटीज को खत्म कर सकता है, असमानता को खत्म करने का एकमात्र माध्यम है ये एजुकेशन, है ना। कि आप इसके माध्यम से चीजों को खत्म कर ले, शिक्षित बन जाए, है ना। और जब जब भी शिक्षा लेने का प्रयास करे, शिक्षित बनने का प्रयास करे, तो उस समय बस इसलिए पढ़े कि आपको योग्यता हासिल करनी है, आपको क्वालिफाइड बनना है। जिस दिन आप क्वालिफाइड बन जाइएगा, आप क्वालिफाई कर ही लीजिएगा, या अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो बेहतर जरूर होगा। अगर आपके पास योग्यता होगा तो योग्य व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है अपने लाइफ के अंदर में, और उसको कभी किसी चीज की कोई कमी या समस्या नहीं होती है। तो आवश्यकता है अपने आप को योग्य बनाने का, है ना। आपने वो 3 इडियट वाली जो मूवी देखी होगी, आमिर खान वाली जो मूवी आई थी, उसमें एक बड़ा अच्छा बात कहता है, जो जब आई थी तब तो हम लोग बच्चे थे, समझ में नहीं आया था। अब समझ में आता है जब वो कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। काबिल बनने की आवश्यकता है कि हम अपने अंदर में काबिल बन जाए, है ना, योग्य बन जाए। योग्य बन जाएंगे तो चीजें तो पीछे पीछे आएंगी, है ना। और चीजें आपके चॉइस पे डिपेंड करेंगी कि आप क्या चूज कर रहे हैं और आप क्या चूज नहीं कर रहे हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, है ना। लेकिन शर्त यह है कि आप योग्य बन जाएं, आप अपने आप को वो योग्यता दिला दे कि आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं है ना। तो ये अगर ठीक तरीके से हम अपने एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त कर ले, अपने स्ट्रगल से प्राप्त कर ले, तो किसी तरह की कोई समस्या आपको दिक्कत नहीं देगी और कोई समस्या आपको नहीं होगा। लेकिन बशर्ते कि आप उसको ठीक तरीके से अचीव करें, है ना।
तो वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज था। अब उसके बाद आप देखेंगे तो अब इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, वो है केंद्र सरकार, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आपका अब जो नया चैप्टर शुरू होगा वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और ये आप देखेंगे तो इसका पार्ट क्या है, 5, और इसका आर्टिकल है 52 टू 151, है ना, 52 से 151। यह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं संघ सरकार, है ना, ठीक है। तो अब देखिए केंद्र सरकार 52 से 151 तक आपको देखना है। और मैंने आपको बताया था कि सरकार का मतलब क्या हो जाएगा जी, सरकार के 3 अंग, हाँ, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव विधायिका, और न्यायपालिका जुडिशरी, ठीक है। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे तो इस सब में क्या लगा रहेगा, केंद्र, है ना, चूंकि केंद्र सरकार आप पढ़ रहे हैं ना, तो केंद्र की विधायिका पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की न्यायपालिका, सेंटर का तीनों, है ना, सेंटर का तीनों पढ़ेंगे। तो जब सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे आप तो ये पार्ट 5 में ही होगा, और ये होगा आर्टिकल 52 टू 78, 52 से 78, है ना। फिर आप विधायिका पढ़ेंगे तो ये भी आपका पार्ट 5 में ही आएगा, और ये होगा आर्टिकल 79 से 123। और फिर आप जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो ये भी पार्ट 5 में ही आएगा, और इसका आर्टिकल होगा 124 से 147। और इसमें एक चीज हो जाएगा लास्ट में होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 टू 151। तो मुख्य तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको इन्हीं सभी लोगों को देखना है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पहले क्या देखेंगे, केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा जी, तब 52 से 78 तक में जो जो आएगा वो, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ये आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पढ़ना होगा 52 से 78 के बीच। 52 से 62 राष्ट्रपति मिलेगा, 63 से 69 उपराष्ट्रपति मिलेगा, 74 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और 76 मिलेगा महान्यायवादी, और 77 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें तो आप कार्यपालिका को देखेंगे। ये 79 से 123 में आप संसद के बारे में पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लोकसभा के अधिकारी, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। कानून, विधेयक कैसे बनता है, किस प्रकार से कानून बनता है, बजट सरकार कैसे पेश करती है, वो सारा सूचना आपको यहाँ पे मिलेगा। आर्टिकल 112 में अभी हमने जो बात किया आपसे कि दहेज के लिए कानून बना, तो दहेज का कानून 1960 में पहली बार बना था संयुक्त सत्र बुला करके। तो संयुक्त सत्र आता है आर्टिकल 108 के तहत। जब आप सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे तो वहां पे लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंबाइंड सेशन। तो कंबाइंड सेशन भारत में पहली बार 1960-61 में बुलाया गया था आर्टिकल 108 के अंतर्गत। तो कहां आएगा, 79 से 123 के बीच में आएगा। यानी कि इस बीच में संसद क्या क्या करती है, कैसे कानून बनाती है, कैसे धन विधेयक लाती है, कैसे वित्त विधेयक लाती है, उन सभी चीज के बारे में हम लोग सूचना यहां पर देखेंगे। संविधान संशोधन कैसे होता है, उसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उन सभी चीजों को यहां पे देखेंगे। उसके बाद आएंगे यहां सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे 124 से 147 में कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं। उसमें एक व्यवस्था है कॉलेजियम। तो कॉलेजियम क्या है ना। और इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक समीक्षा है, जिस पर कि बीपीएससी और यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायिक समीक्षा सक्रियता बन गया है, और सक्रियता उससे और आगे जाकर के न्यायिक अतिक्रमण बन गया है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंक्रोचमेंट, ये क्या हो रहा है देश के अंदर में, कैसे हो रहा है,
उन सब चीज को देखेंगे। साथ में बिल्कुल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बढ़ता हुआ एनकाउंटर किस प्रकार से जुडिशरी को चैलेंज कर रहा है। लगातार जो एनकाउंटर्स होते हैं देश के अंदर में हो रहे हैं आजकल, फैशन बन जा रहा है अधिकारियों के लिए, कह रहे हमने तो इसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये स्टाइल कहीं भारत के संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो किस सीमा तक जा रहा है, ये सब चीज को इसके अंतर में देखेंगे। यहां पर देखेंगे कि ये आदमी जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सेंटर के लिए भी काम करता है, ये स्टेट के लिए भी काम करता है, सबका ऑडिट करता है। स्टेट का डाटा स्टेट के गवर्नर को दे देता है, और सेंटर का डाटा राष्ट्रपति को दे देता है। राष्ट्रपति सेंटर का डाटा पार्लियामेंट में रखवा देते हैं, स्टेट का डाटा गवर्नर जो है सो रखवा देता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो इनके पूरे सिस्टम को यहां पर देखेंगे। यानी कि अगला आपका सबसे बड़ा भाग से सामना होगा जो हम लोग कल के क्लास स्टार्ट करेंगे, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका हेडिंग होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रयास करेंगे कि कल के बाद से कोई क्लास मिस ना हो, क्योंकि जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट कमजोर हो जाएगा उसका स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कमजोर रहेगा, क्योंकि जो व्यवस्था केंद्र सरकार में वही राज्य सरकार में, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर समझने का प्रयास करेंगे ठीक तरीके से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।